गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे थे इस सीरीज में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को चालू करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं वीडियो की लेंथ बढ़ा दूं, तो पहले मैं 20 क्वेश्चंस इंक्लूड करता था एक वीडियो में। अब से मैं 30 क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा और क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे दे दूंगा, ताकि अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो तो आप उससे मैच भी कर लें। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो आपको पता है हमारा एक और चैनल है S4N, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म कर चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हमने चालू कर लिया है। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी है मेरी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, फ्लूइड मैकेनिक्स पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स और स्टीम बॉयलर वगैरह, स्टीम नोजल टरबाइन, ये सब हम कवर कर चुके हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। बॉयलर पर मेरे स्पेशल 2 वीडियोस भी हैं। और इंजीनियरिंग मटेरियल्स को भी हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग मैकेनिकल एग्जाम्स का जो वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बताया भी है कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस मैंने इन सारी सीरीज़ में इंक्लूड किए हैं वो किस तरीके से एग्जाम्स में आते भी हैं। इवन मैं खुद ही देख रहा हूँ वाइल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आर एस खुरमी से ही मुझे कई सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं जो एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक, इसको सॉल्व करना। और अगर आप एसएससी जेई या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर ये आर एस खुरमी अगर हम पूरी कंप्लीट कर लें, उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स है उसके करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर लगा लें, तो मेरे ख्याल से टेक्निकल का काम हो जाएगा। नॉन टेक्निकल पे ही फिर आपको देखना है। नॉन टेक्निकल में आप जो फिर एक्स्ट्रा करना चाहे कर सकते हैं, पर टेक्निकल में आर एस खुरमी अगर सॉल्व कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे लगा लिए, तो बस टेक्निकल ख़त्म। इससे आगे वो क्या ही पूछेगा। ओवर 5000 क्वेश्चन है भैया, इतने में तो तेल निकल आएगा। पूछने वाले का भी क्या ही पूछेगा, सब खत्म कर लेंगे अपन। तो वीडियो पे बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, वेन एवर सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कोई भी जब फोर्स लगता है बॉडी पे तो बॉडी कुछ डिफॉर्मेशन होती है, और फिर उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप करती है, और उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं स्ट्रेस। तो किसी भी बॉडी को अगर आप दबाएंगे तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, वो बॉडी कंप्रेस होना चाहेगी नहीं। आप उसको दबा रहे हैं, वो कंप्रेस होना चाहेगी नहीं, तो उसे कहेंगे स्ट्रेस। आप किसी को खींच रहे हैं बॉडी को, वो खींचना चाहेगी नहीं, एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, उसे बोलेंगे स्ट्रेस। तो ये होती है डेफिनेशन स्ट्रेस की। स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट होती है, देखिए यहाँ पे हम उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एम मीटर स्क्वायर में भी नाप सकते हैं, पर एसआई यूनिट जो होती है वो पास्कल डिफाइन की गई है। अब ऑलरेडी 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, पर ये पास्कल ही अगर दिया हो तो ही उसे टिक करिएगा, वरना नन ऑफ दिस। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, तो वो हमारी कहलाती है स्ट्रेन। अलग अलग टाइप की स्ट्रेन होती है। लीनियर डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ होगा तो फिर हम ऐसे लॉन्ग लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। अगर लेटरल, अगर शीयर स्ट्रेन होगी तो उसके लिए हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। तो कई टाइप की स्ट्रेन होती हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो है दो लेंथ का। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ का रेशियो है, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती। किस तरीके से डिनोट करते हैं, डेल्टा एल रेफर करता है चेंज इन लेंथ को, और एल ओरिजिनल लेंथ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू रिड्यूस इट्स लेंथ। ओके, तो उस स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम कंप्रेसिव कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, जब भी आप किसी को इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा देंगे और बॉडी टेंड्स टू रिड्यूस इट्स लेंथ, मतलब उसकी जो लेंथ है वो कम होने वाली है, तो फिर होने को है, तो फिर उसे कंप्रेसिव कहेंगे। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुल, जब पुल लगाया तो हम क्या बोलेंगे उसको, टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन को टेंसाइल स्ट्रेन। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग टेंजेंशियली, मतलब एक फोर्स इस तरीके से लगा, एक फोर्स इस तरीके से लगा, या नीचे से क्लैंप है, ऊपर से फोर्स लगा, इस टाइप की जो स्ट्रेस होती है इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेन जो होगी इस कारण शेयर स्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस, तो जब आप मटेरियल को
एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डाल के उसकी उसको टेंसाइल स्ट्रेसेस देंगे और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। तो पहले आपका आएगा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड पॉइंट, फिर उसके बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को रीच करेंगे और अल्टीमेट फिर उसका बाद फ्रैक्चर हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग होगी फिर उसकी, फिर फेलियर हो जाएगा, बीच में आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी आएगी। खैर ये अपना सीक्वेंस हो जाता है। हुक्स लॉ कब तक होल्ड करेगा? तो हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक होल्ड करता है, और वैसे एक्चुअल में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही होल्ड करता है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट नहीं थी तो ठीक है, इलास्टिक लिमिट लगा तो कोई दिक्कत नहीं। whenever a material is loaded with the elastic limit, stress is, तो स्ट्रेस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन की। द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन को कहेंगे यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बी ऊपर होना चाहिए, सी नीचे होना चाहिए था, पर खैर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो यूनिट ऑफ होती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गीगा पास्कल में हम करते हैं। तो इसकी यूनिट, फिर हमारी जो स्ट्रेस है उसको भी हम मेगा पास्कल गीगा पास्कल में स्टोर कर सकते हैं, प्रेशर को भी मेगा पास्कल गीगा पास्कल बार, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब की यूनिट सेम होती है, क्योंकि जो डायमेंशनल एनालिसिस से आप जब डायमेंशन निकालेंगे तो वो सेम ही आता है। व्हेन द चेंज इन लेंथ टेक प्लेस, तो जब चेंज इन लेंथ टेक प्लेस करती है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। अब इस टाइप का अगर हमारे पास स्पेसिमेन है, हमने लगाई टेंसाइल स्ट्रेस, इसकी चेंज इन लेंथ होगी तो हम चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को कहेंगे लीनियर स्ट्रेन। इसका डायमीटर जो होगा अगर आप लगाएंगे तो ये डायमीटर कम हो जाएगा, तो डेल्टा डी यानी कि डेल्टा डी बाय ओरिजिनल डायमीटर माइनस साइन के साथ लगा लोगे तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी। मॉड्यूलस ले लिया तो इसका, तो वो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी। वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगी। shear स्ट्रेन आएगा तब जब हम किसी बॉडी को इस तरीके से shear स्ट्रेस लगाएंगे, ये बॉडी इस तरीके से आ जाती, ये जो एंगल बनता है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है shear स्ट्रेन की। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा, मैंने तो सारे ऑप्शन टिक कर दिए, लीनियर स्ट्रेन सही ऑप्शन होगा। चेंज इन लेंथ ड्यू टू द टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्ट इन द बॉडी, तो होता है भैया, याद रखो पी एल बाय ए ई, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। माइल्ड स्टील के लिए यंग्स मॉड्यूलस कितना होता है? कई बार क्वेश्चन में देखा होगा 200-210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको लिख देते हैं 210 गीगा पास्कल, दोनों में सेम ही है। यंग्स मॉड्यूलस में भी डिफाइंड एज द रेशियो, तो लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का रेशियो होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, यानी कि 18वें का आपका डी हो जाएगा। बल्क मॉड्यूलस की अगर मैं बात करूं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी यही होता है, और शेयर मॉड्यूलस यही होता है। और बल्क मॉड्यूलस की बात करूं मैं, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आपको सी भी दिखेगा, वो होता है स्ट्रेस बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर बात करें यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज सेम ऑफ स्ट्रेस, तो बिल्कुल सही है। टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैव सेम साइज, सब कुछ सेम है, टेंसाइल फोर्स भी सेम लग रहा है, पर उनका जो एलोंगेशन हो रहा है वो 2:5 के रेशियो में है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है। जैसे अभी आपने देखा, इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है पी एल बाय ए ई, यानी कि जो इलोंगेशन है डेल्टा वो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई से, तो ये 2/5 के रेशियो में है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 5/2 के रेशियो में जाएंगे। When a bar of length L and diameter D is rigidly fixed at upper ends and hangs freely, the total elongation produced, तो अगर ऐसा बार है, इस तरीके का बार है, इसको अगर हम ऐसे यहाँ से ऊपर से फिक्स कर देंगे और इसको ऐसे लटका के रखेंगे, तो इसके खुद के वेट की वजह से ना, जैसे आप खुद ही एक मंकी बार पे लटक जाओ तो तुम्हारे खुद के जो हाथ है ना उसमें स्ट्रेन आएगी ना, और तुम देखना तुम्हारे जो कलाई है उस पर ज्यादा स्ट्रेन आएगी, कंधे पे उससे कम आएगी, कमर पे उससे भी कम आएगी, और जो तुम्हारा टो होता है उस पर तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा, वो बिल्कुल एकदम खुश रहेगा। सबसे ज्यादा उंगलियों और कलाइयों पे जोर आएगा।
तो इस तरीके से वेरियस सेक्शन पे अलग अलग स्ट्रेस आती है उसके नीचे वाले पार्ट में की वेट की वजह से। इस पार्ट में जो स्ट्रेस आएगी वो इसके नीचे जितना वेट है ना उसके कारण आती है। और टोटल जो इलोंगेशन होगा वो इस लेवल के बराबर होगा कि अगर इस स्पेसिमेन में इसका मान लीजिए वेट W है, तो W के बराबर अगर मैं इस तरीके से ये स्पेसिमेन को अगर मैं इस तरीके से रखता, हॉरिजॉन्टली रखता, और यहाँ से W का फोर्स लगाता, तो जो मेरी इलोंगेशन आती उसकी आधी इलोंगेशन यहाँ आएगी। तो W L² / 2E हो जाएगा। और देखिए ये डायमीटर यानी कि एरिया से इसका कोई लेना ही देना नहीं है, एरिया से इंडिपेंडेंट है, लेंथ के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तो पिछले कुछ साल ESC में क्वेश्चन आ गया था कि जब इस तरीके का हम कंडीशन होती है तो जो इलोंगेशन होता है वो डायमीटर से किस तरीके से वेरी करेगा, लेंथ से किस तरीके से वेरी करेगा। तो आपके PSU एग्जाम्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है। The deformation of bar under its own weight is the deformation if the body, तो ये हाफ हो जाएगी, अभी मैंने बताया कोई दिक्कत नहीं। The elongation of a conical bar, तो कोनिकल जैसे अगर ये प्रिज्मेटिक बार होगा तो उसके लिए हाफ होता है, कोनिकल बार अगर होगा तो आप 1/3 याद रखिए, 1/3 हो जाएगा, तो C आ जाएगा। और WL² / 6EI आपका जाके फॉर्मूला बनता है। इस केस में कितना था, प्रिज्मेटिक वाले में W² / 2E और कोनिकल वाले में WL² / 6E। तो दोनों याद रखिए। द लेंथ ऑफ द कोनिकल बार इज L, एंड ये देखिए वही फॉर्मूला आ गया, मैं जिस फॉर्मूले की बात कर रहा था, WL² / 6E। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेन रोजेट, तो स्ट्रेन रोजेट हम लोग क्यों यूज करते हैं, देखिए कोई अगर बॉडी है और हम उसको हम इलोंगेट कर रहे हैं, प्रिज्मेटिक बॉडी है, यहाँ से पुल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रेन रोजेट लगा लेंगे। स्ट्रेन रोजेट एक स्टैंडर्ड लेंथ का होता है, उसके बाद हम मेजर करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी चेंज हुई और हम वहाँ से स्ट्रेन पता करेंगे। तो लीनियर स्ट्रेन मेजर करता है। अगर आप बोलो टॉर्जन, सर मैं तो टॉर्जन करना चाह रहा हूँ, इसमें टॉर्जनल लोड लगाना चाह रहा हूँ, तो लगा लो, टॉर्जनल लोड लगा लो, पर इसको एंगल 45 डिग्री पे रख लेते हैं और फिर यहाँ से लीनियर स्ट्रेन निकालते हैं अपन। और लीनियर स्ट्रेन निकालने के बाद जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे हम शियर स्ट्रेन में, गामा निकालेंगे। फिर गामा निकालने के बाद फिर हम यहाँ से शियर स्ट्रेस निकालेंगे। तो इस तरीके से फिर हम इसकी टॉर्जनल में टेस्टिंग करते हैं। अब बार ऑफ लेंथ L मीटर्स का है और एक L, छोटा L मीटर mm का उसका टेंसाइल फोर्स के कारण इलोंगेशन हुआ है। तो यार 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। तो इसको अगर इस यूनिट में लाओगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा, तो D ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खाली। अब देखिए अगर इलोंगेशन इस टाइप की होती, यहाँ पे डायमीटर D है, तो जो डेल्टा L का फॉर्मूला आता है वो आता है PL/A, क्या हो जाएगा, π/4 D²E। तो आपका आ जाएगा 4PL/πD²। ठीक है। अब ये जो D² आया ना, मैं इसको D × D लिख रहा हूं और एक जगह D1 एक जगह D2 कर दूंगा। किस केस में, जब टेपरिंग हो रही होगी। तो इस तरीके से मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे D1 है और D2 है। इस टाइप का जब केस होगा, प्रिज्मेटिक होगा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला। और जब आपका कोनिकल वाला या जो आपका टेपरिंग वाला केस होगा ना, उसमें D1 D2 आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करोगे ना, तो PL 4 पाई सब गया, ई दोनों मटेरियल सेम है तो ये है। तो D की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √D1/D2। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर D = √D1/D2 के बराबर का अगर कोई शाफ्ट होगा जिसका डायमीटर ये होगा, तो दोनों में सेम डिफॉर्मेशन आएगा। जितना डिफॉर्मेशन इसमें आएगा उतना ही डिफॉर्मेशन आएगा उस डायमीटर की शाफ्ट में जिसका डायमीटर होगा √D1/D2। सेम यही कहा गया है कि एक डायमीटर है जो कि टेपर हो रही है D1 to D2 और उसमें पुल P लग रहा है, दूसरी एक रॉड है जिसमें सेम पुल लगा रहे हैं और उसका डायमीटर √D1/D2। तो बताओ दोनों के एलोंगेशन में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होंगे। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्ट्रेस इज
तो जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होती है माइल्ड स्टील की वो करीबन 840 मेगा पास्कल या ऐसा कुछ होती है। और जो कंप्रेसिव में होती है वो 180 गीगा पास्कल या ऐसा कुछ होती है, मेगा पास्कल में होती है। तो यूनिट का नहीं पता मुझे, पर ये पता है कि ये 840 होती है, ये 180 के आसपास होती है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस में स्टील ज़्यादा स्ट्रांग है। कास्ट आयरन की बात करोगे ना, तो कास्ट आयरन ब्रिटल होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस उसकी ज़्यादा होगी, टेंसाइल कम होगी। पर माइल्ड स्टील जो है वो डक्टाइल होता है, तो उसमें टेंसाइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द बार इन टेपरिंग। तो देखिए टेपरिंग में इस तरीके से हम टेपरिंग करेंगे, तो आप खुद ही देखिए, अगर इसमें फोर्स पी लगा रहे हैं, इधर से इधर फोर्स पी, सारे क्रॉस सेक्शन पे फोर्स तो बराबर ही आएगा। स्ट्रेस होती है पी बाय एरिया, जहां का एरिया छोटा होगा वहां स्ट्रेस ज्यादा आएंगी, तो स्मॉलर एंड पे आपकी स्ट्रेस ज्यादा आएंगी। तो ये 30 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।